रुद्र दादाजी की बात सुनकर हड़बड़ा जाता है और कभी रुद्र जिया को और तो कभी दादाजी को देखता है। वही हाल जिया का होता है। वो कभी रुद्र को और कभी दादाजी को देखती है। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। तो दादाजी बोलते हैं, अरे सुहागन है तो सिंदूर और मंगलसूत्र तो होना ही चाहिए ना गले में। दादाजी फिर बोल उठते हैं, अरे रुद्र, बहू ने नहीं पहना है तो तुम पहना दो और सिंदूर भी लगा दो। रुद्र हड़बड़ाकर, मैं क्यों? दादाजी, शादी तुमसे की है ना तो सिंदूर भी तुम्हें ही लगाना होगा ना। ये सुनकर जिया वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में आकर परेशान सी इधर उधर घूमने लगती है। जिया के वहाँ से निकलने के बाद रुद्र भी दादाजी की बात अधूरी सुनकर वहाँ से चला जाता है और जिया के कमरे के पास आकर खड़ा हो जाता है। रुद्र वहाँ दरवाजे के पास खड़े होकर सोचता है कि अंदर जाए या ना जाए। तभी जिया दरवाज़ा खोल देती है, जिससे रुद्र एकदम से हड़बड़ा जाता है और ऐसा दिखाता है कि वो वहाँ से गुजर रहा था। तभी जिया बोलती है, सर, ये नाटक बहुत हो गया। अब दादाजी की उम्मीद ज़्यादा बढ़ रही है। रुद्र गुस्से में, तो तुम्हें किसने कहा था कि यूँ दुल्हन की तरह तैयार होकर आओ? जिया भी रुद्र से उसी गुस्से में जवाब देती है, दादाजी की तबीयत की वजह से ही आप मुझे इस घर में लाए थे। अब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने उनकी बात मानी। पर अब लग रहा है दादाजी को सच बता देना चाहिए, वरना कल को अगर उन्हें किसी और से पता चला तो उनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। रुद्र गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए, नहीं, मैं उनकी तबीयत और ख़राब नहीं होने दे सकता। जिया उतने ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मैं अब और नाटक नहीं कर सकती, ये गलत है। मैं दादाजी को सब कुछ बता दूंगी। जिया रुद्र के सामने आता है और उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हर कदम के साथ कहता है, तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी। और ऐसे करते हुए जिया की पीठ दीवार से सट जाती है और रुद्र उसके बहुत करीब आ जाता है। और फिर अचानक रुद्र घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और अपने हाथ को जिया के सामने बढ़ाकर कहता है, जिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रुद्र को ऐसा करते देखकर जिया हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी कर लेती है और रुद्र को लगभग आंखें फाड़ के देख रही होती है। तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, मिस जिया, आपसे कुछ पूछा है मैंने? ये सुनकर जिया होश में आती है और रुद्र को नहीं बोल कर जाने लगती है। रुद्र इस बार जाती हुई जिया का हाथ पकड़ लेता है तो जिया लगभग गुस्से में हाथ छुड़ाकर पलट कर बोलती है, क्या जानते हैं आप मेरे बारे में जो मुझसे शादी करने की सोच रहे हैं? मेरे नाम के अलावा क्या जानते हैं आप मेरे बारे में कि मैं कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, मेरे माँ बाप कौन है, किस खानदान की हूँ? बस शादी करनी है। एक इंसान का इलाज ढूंढ रहे हैं आप मुझ में, और कल को आपके दादाजी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद क्या आप मुझसे शादी निभा पाएंगे? और दादाजी जो मुझे पोता बहू कहते नहीं थक रहे हैं, वो मेरा सच जानकर मुझे अपना बना पाएंगे क्या? और आप मिस्टर रुद्र, इतनी ऊंची नाक है आपकी, कोई दाग कपड़ों पर लगा तो आप बर्दाश्त नहीं करते, काम में गलतियाँ आप बर्दाश्त नहीं करते, तो क्या ऐसे इंसान को आप अपना बना पाएंगे जिसके ऊपर दाग लगा हो, जिसने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी गलती कर दी है, जिसके लिए वो आज भी पछता रही है? नहीं मिस्टर रुद्र, नहीं, ना आप, ना दादाजी, ना कोई और सच जानने के बाद अपना पाएगा मुझे। और रही दादाजी की तबीयत, तो मुझे जो हो सकता है मैंने किया। अब इस झूठ को मैं और नहीं निभा पाऊंगी। और दादाजी की तबीयत ठीक होने के बाद, मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानने के बाद, उनके दिल को जो ठेस पहुंचेगी, उसका इलाज आप नहीं करवा पाएंगे। हाथ जोड़ते हुए जिया फिर बोलती है, मुझे जाने दीजिए, इसी में सबका भला है। इतना सब बोलते हुए जिया इस बार रुद्र की तरफ बढ़ती है और इस बार रुद्र की पीठ दीवार की तरफ होती है और जिया उसके चेहरे के सामने। और जब जिया गुस्सा करते हुए रोने लगती है और अपने हाथ जोड़कर बोलती है, मुझे जाने दीजिए, तब रुद्र जिया की आंखों में देखता है और उसमें वो ही आंखें दिखाई पड़ती हैं जो उसको उस दिन कोर्ट की सीढ़ियों पर नजर आई थी। वही आंखें जिसमें दर्द भरा हुआ था किसी अपने के खोने का।
धोखे का दर्द, सब कुछ खो जाने की तकलीफ़ और सबसे ज़्यादा अकेलापन और सोनापन का एहसास रुद्र बस जिया की आंखों में खो जाता है और जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ एकदम से दादाजी को दरवाजे पर खड़ा देखकर सहम जाती है और अपनी जगह खड़ी हो जाती है। रुद्र अभी तक जिया की आंखों में ही खोया हुआ है कि तभी उसके कानों में दादाजी की गुस्से से भरी आवाज़ गूंजती है, रुद्र तुम बहू को जाने से रोकोगे भी नहीं, आखिर ये कौन सा गुस्सा है। फिर तो जिया के पास जाते हैं और बोलते हैं, बिटिया अगर तुम्हें मंगलसूत्र सिंदूर नहीं लगाना तो मत लगाओ, पर इस बुढ़े को छोड़ कर ना जाओ, मैं अकेला हो जाऊंगा। वैसे भी मुझे तुम दोनों की खुशी प्यारी है, तुम आजकल की लड़कियां जैसे रहना चाहो रहो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, बस तुम दोनों खुश रहो। ऐसा कहते हुए दादाजी वहाँ बेड पर बैठ जाते हैं। रुद्र उनके पास आता है और कहता है, जिया को कोई ऐतराज़ नहीं है, वो क्या है ना कि हमारी शादी नहीं हुई, ऊपर से आपने उसको सुबह से भूखा रखा, इसलिए वो गुस्सा कर रही थी कि आपकी तबीयत की वजह से मैं उसको यहाँ ले आया, और आज आपने अचानक सिंदूर और मंगलसूत्र के लिए बोल दिया तो वो कह रही थी कि बिना शादी के ये सब पहनना गलत है, उसी पर हमारा झगड़ा हो गया। दादाजी शादी नहीं हुई है तो ये बात मुझे अभी तक बताई क्यों नहीं, मैं अभी पंडित जी को बुलाता हूँ, पूरे शहर को बुलाता हूँ, धूमधाम से शादी करूँगा मैं तुम्हारी। ये सब सुनकर जिया दादाजी को सच बताने के लिए आगे बढ़ती है। रुद्र एकदम से खड़ा हो जाता है और जिया का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ ले जाता है, ये कहते हुए कि चलो जिया, शादी की शॉपिंग करनी है। लगभग खींचते हुए जिया को दादाजी से दूर ले जाता है। जिया बाहर सीढ़ियों के पास जाते हुए होश में आती है और एक बार फिर अपना हाथ झटक कर भर्राए हुए गले में बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप, ये गलत है और मैं आपको इसमें आपके साथ बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। दादाजी को हम दोनों मिलकर धोखा दे रहे हैं और जब उनको इस धोखे का पता लगेगा तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, मुझे पता है। ना दीजिए उनको धोखा। ऐसा कहकर वो अपना मुंह छुपाकर रोने लगती है। जिया को रोता देख रुद्र उसके पास बैठता है और बोलता है, धोखा बहुत तकलीफ़ देता है जिया, मुझे पता है, और तब सबसे ज़्यादा जब धोखा किसी ऐसे ने दिया हो जिससे आपने कभी उम्मीद ही ना की हो। जब धोखा मिलता है ना तो ऐसा लगता है जिससे हमारी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो, दोबारा किसी पर विश्वास करने का दिल नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जिससे दिल में एक फांस गड़ गई हो, जो उठते बैठते सोते जागते आपको दर्द दे रही है। ना उस फांस को आप निकाल पाते हैं और ना ही उस दर्द को सह पाते हैं। कोई आपको बेवकूफ़ बोले बुरा नहीं लगता, पर कोई आपको, आपकी फीलिंग को, आपके इमोशंस को बेवकूफ़ बनाए गुस्सा आता है। लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते, बस रो सकते हैं, और रोने के लिए कंधा ना मिले तो अकेलेपन का एहसास और गहराता जाता है। हम कुछ नहीं कर सकते, बस एक काम कर पाते हैं, उस दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। रुद्र जब ये बोल रहा था तब जिया रोते रोते उसका मुंह देख रही होती है। रुद्र, तो मिस जिया, आपको जितना रोना है रो लीजिए, कंधा चाहिए तो मेरा ले लीजिए, पर मेरे दादाजी का ठीक होना आपके पास्ट से ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, मेरा रिश्ता होने से आपको भी उन दागों का भार सहना होगा जो मुझ पर लग चुके हैं। दाग यही है ना कि आप एक लड़के से सच्चे दिल से प्यार करती थी, उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी, इसलिए आपने एक फ़ैसला लिया। आपने अपने घर, अपने मम्मी पापा को छोड़कर उसके पास आई, पर वो आपके प्यार को संभाल नहीं पाया और भाग गया शादी के दिन आपको अकेला छोड़कर। तो मिस जिया, मेरे लिए दाग नहीं है ये तो आपके प्यार की इम्तिहान है जिसको वो संभाल नहीं पाया। जब एक लड़की की शादी उसके माँ बाप करते हैं तब भी तो वो अपना बचपन का घर, अपने लोग छोड़कर एक अनजान के साथ आती है ना, और तब जब वो अनजान उसको छोड़ के चला जाए तो भी तो दोष औरत को ही दिया जाता है। तो ये समाज आपको हमेशा दोष देगा और मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको क्या बोलता है। मुझे आप में घर से भाग जाने वाला दाग नहीं दिखता है तो बस
आपका सच्चा प्यार। रुद्र की बात सुनकर जिया का रोना बंद हो जाता है और वो आश्चर्य से रुद्र को घूरते जा रही थी। रुद्र आगे बोलता है, मिस जिया, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आपके क्या, मैं अपने यहाँ काम करने वालों के बारे में सब जानता हूँ। मैं किसी को भी अपने यहाँ नौकरी पर रखने से पहले मैं उसके बारे में सारी जानकारी लेता हूँ। उसी से मुझे आपके बारे में सब पता चला और मेरी नज़र में आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने बस विश्वास किया और दिल से प्यार किया। और कुछ सोचते हुए, मुस्कुराते हुए, बात आगे बढ़ाते हुए बोलता है, मेरी मम्मी ने भी पापा से सच्चा प्यार किया था और पापा ने मम्मी का मरते दम तक साथ दिया था। वो लकी थी, उन्हें पापा मिले जिन्होंने उनके प्यार को संभाल के रखा। रुद्र की बातों का जिया पर असर हो रहा था। उसे खुद समझ आया कि वो गलत नहीं थी, बस उसने प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था। बस जिससे किया वो इंसान गलत निकला। और आज इतने समय के बाद किसी ने उसके दिल की हालत को समझा, किसी ने उसको गलत नहीं समझा, उसको जज नहीं किया। रुद्र की बातें सुनकर वो शांत हो जाती हैं और अब खुद पर काबू भी रख पाती है और अपना सर नीचे रखकर धीरे से बोलती है, लेकिन घर से भागकर गलती तो की है ना मैंने। रुद्र उसकी तरफ देखते हुए, हाँ की तो है, पर उसके लिए माफ़ी भी मांग सकती थी ना। आप यूँ इस तरह से खुद को छुपाकर उस हॉस्टल, उस गली में रहने लगी जहाँ उस लड़के ने भी गिरे हुए लड़की रोज़ आपको छेड़ती थी। खुद को इस तरह से सजा देकर उनसे बात ना करके, उनको अपने ठीक होने के बारे में ना बताकर आप अपने मम्मी पापा को और दुखी ही कर रही थी। मिस जिया, अगर आप सच में पछतावा चाह रही थी तो वापस जाना था आपको घर और चुपचाप अपनी गलती मानती थी। मानता हूँ, हाँ मानता हूँ, बुरा भला बोलते वो आपको, शायद कुछ गंदा भी बोलते, आप चुप रहकर सुन लेती, जैसे आज तक सिर झुकाकर मुझसे सुन रही हैं उनसे भी सुन लेती। पर आपने माफ़ी का रास्ता नहीं अपनाया, अपने दिखावे का रास्ता अपनाया। आपने सोचा कुछ अच्छा बन जाऊं तो कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा और मैं अपने आप को सही साबित कर पाऊंगी। जानती हैं मिस जिया, माफ़ी मांगने में हिम्मत है, ताकत है। रुद्र की बातें सुनकर जिया को खुद पर गुस्सा आया और वो ये समझ गई कि एक गलती के चक्कर में उसने और कितनी गलतियां कर दी हैं। तो वो रुद्र से पूछती है, तो अब मैं क्या करूं सर? रुद्र, मुझसे शादी कर लीजिए जैसे दादाजी करवा रहे हैं। जिया फिर से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रुद्र को देखने लगती है। रुद्र, जिया, मैं अपने दादाजी को हर हाल में ठीक करना चाहता हूँ। उनके लिए मुझे आपकी ज़रूरत होगी और इसके बदले में मैं आपको आपके परिवार से मिलवाऊंगा। जिया कुछ बोलने वाली होती है तो तभी रुद्र बोल उठता है, जिया, मैं जानता हूँ कि जिससे आप शादी करने वाली हो उसके लिए दिल में प्यार होना ज़रूरी होता है, जो हमारे दिल में एक दूसरे के लिए नहीं है। पर हम दोनों एक दूसरे की इज्जत तो करते हैं, इस एक आधार पर शादी तो कर सकते हैं ना। पर सर, आप मुझे मेरे परिवार से कैसे मिलवाएंगे? रुद्र, मैं शादी से पहले आपको आपके परिवार से मिलवाऊंगा और उनसे जाकर आप माफ़ी मांगेंगी और मैं भी, क्योंकि मैं ये बताऊंगा कि आप मेरे लिए अपने परिवार को छोड़कर आई थी। उसके बाद दादाजी जिस भी तरीके से हमारी शादी करवाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी। पर इन सब से पहले मेरी और आपकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होगी। ये आखिरी बार कॉन्ट्रैक्ट वाली बात सुनकर जिया चौंक जाती है और रुद्र की तरफ देखने लगती है। तो आखिरकार हमारे रुद्र जनाब ने शादी ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की भी बात कह दी, जिसको सुनकर जिया चौंक जाती है। जिया, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। रुद्र, मैं सब समझाता हूँ, बस अभी मेरे साथ चलो यहाँ से। मैं किसी कॉफ़ी शॉप में बैठकर सब समझाता हूँ। यहाँ कहीं दादाजी ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। ऐसा कहकर वो जिया को अपनी कार की तरफ ले जाता है और दोनों उस बंगले से बाहर चले जाते हैं। कार में शांति छाई हुई थी। ना रुद्र कुछ बोल रहा था और ना जिया रुद्र से
दोनों ने कॉफ़ी शॉप पर अपनी कार रोकी। जिया ने जैसे ही उतरना चाहा, रुद्र ने उससे मना कर दिया और कार के अंदर से ही 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। जिया मन में सोच रही थी, जब कार से उतरना ही नहीं है तो यहाँ तक लाए ही क्यों। जिया सोच ही रही थी कि तभी रुद्र बोल पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी बात भी सुने। रुद्र का जवाब सुनकर जिया झेप जाती है और मुस्कुराने लगती है। रुद्र फिर बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट का मैरिज है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का मतलब है मेरी तुम्हारी शादी कुछ शर्तों पर होगी। जिया मन में, मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की शादी की बात कर रहे हैं। कितना अजीब इंसान है, बोलते ही नहीं दे रहे हैं। फिर जिया सोच ही रही थी कि तभी रुद्र फिर से बोल पड़ता है, देखो जिया, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। जिया मन में खुद से ही, अब ये बात इन्हें कैसे पता चली, मैंने तो ज़ोर से बोला भी नहीं। रुद्र, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो लड़कियाँ सिर्फ प्यार के कारण अपनों को छोड़ दें, वो शादी किसी भी अनजान इंसान से नहीं कर सकती। इसलिए कह रहा हूँ और समझ रहा हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती और मैं भी बस अपने दादाजी के लिए ये सब कर रहा हूँ, और तुम मुझसे प्यार नहीं करती इसलिए शादी नहीं करना चाहती मुझसे। पर हम दोनों की मजबूरी भी है शादी करना, और शादी करके हम दोनों को ये ना लगे कि हम फंस गए, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जिया, पर इसमें तो फैमिली भी इन्वॉल्व होगी, हम कैसे मैनेज करेंगे। मेरे पास हमेशा प्लान रहता है, हमारी शादी से पहले हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि हमारी शादी सिर्फ 1 साल के लिए मान्य है। इसके बाद सबसे पहले हम दोनों आपके परिवार के पास जाएंगे, उनको मनाएंगे, फिर हमारी शादी दादाजी की मर्ज़ी से हो जाएगी। 1 साल के बाद मैं दादाजी को यहाँ से बाहर इलाज के लिए ले जाऊँगा और वहाँ से झूठी खबर भिजवा दूँगा कि मेरा और दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है और हम दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। जिया, झूठा मरना पाप है। रुद्र थोड़ा खींचते हुए, मिस जिया, झूठ मैं बोलूँगा, आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है और यहाँ की ये फैक्ट्री और ये बंगला आपके नाम कर दूँगा। मेरे मरने की खबर के बाद आपके घर वाले आपका साथ देंगे और इस कंपनी की बागडोर आप अपने हाथ में संभाल कर आप आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगी। पर मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ये कंपनी और ना ही ये बंगला। रुद्र, इसे आप मेरी मदद के बदले मेरा थैंक यू समझें, क्योंकि वैसे भी मैं ये सब ख़त्म करके यहाँ से चला जाता, पर जो एम्प्लॉई यहाँ काम करते हैं उनके लिए ये गलत होगा, इसलिए आप यहाँ का काम संभालें और सबकी नौकरी चलती रहे। आप इसके लिए अब ना नहीं कीजिए, सबकी नौकरी का सवाल है और मुझे भी लगेगा कि मुझ पर आपने कोई एहसान नहीं किया है। ऐसा कहकर रुद्र जिया का चेहरा देखने लगता है और उसको सोचता हुआ देख कर कहता है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ लिख कर रखा है। जिया रुद्र की बातों में फंस जाती है और घर चलने के लिए बोल देती है। रास्ते में रुद्र जिया को बोलता है, उसको आराम से सोचकर जिया अपना जवाब दे, कोई जल्दी नहीं है उसको। रुद्र बंगले में आकर जिया को छोड़ता है और वापस अपने फ्लैट पर चला जाता है, जो उस बंगले से दूर था। जिया वापस आकर उसी सब के बारे में सोचती रहती है कि जो रुद्र कह रहे हैं वो करना सही होगा क्या। किसी को कुछ पता चल गया तो आफत हो जाएगी। जहाँ मैं अपनी मम्मी पापा से आज मिलने के लिए तड़प रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कभी मिल भी ना पाऊँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिल जाऊँ, उनका साथ मिल जाए हमेशा के लिए। अगर अभी जाकर मैं माफ़ी मांगूंगी तो वो माफ़ कर दें, पर फिर मुझ पर शादी करने के लिए दबाव बनाएंगे और मैं शादी करना नहीं चाहती और दोबारा उन लोगों से दूर भी नहीं होना चाहती। और यही सब जिया सोच रही थी और सोचती सोचती ये फैसला करती है कि रुद्र सर की बात मान लेती हूँ। वैसे भी कौन सा रुद्र सर और मैं पति पत्नी की तरह रहेंगे, 1 साल की बात है, उसके बाद आज़ादी भी, मम्मी पापा भी, और जो उनकी कंपनी है उसका प्रॉफिट चैरिटी करती रहूँगी। रुद्र सर ने नाम से आखिर ये सब उनका है और मुझे तो बस
मेरी मम्मी पापा चाहिए, वो मिल ही जाएंगे। ये सोचते हुए उसने रुद्र को मैसेज डाला, हेलो आप घर पहुंच गए? सामने से 10 मिनट के बाद जवाब आया, हाँ कोई ज़रूरी काम है क्या? जिया, हाँ मुझे आपसे बात करनी है। जिया का ये मैसेज रीड हो चुका था पर कोई जवाब नहीं आया। बहुत देर तक तो जिया फ़ोन साइलेंट करके सो गई। सुबह सुबह उसके कमरे में कंचन आती है और बोलती है, दीदी रुद्र भैया आए हैं और आपको बुला रहे हैं स्टडी रूम में। मैंने इनको बोल दिया कि आप सो रही हैं, मैं उठा देती हूँ आपको। रुद्र का नाम सुनकर जिया एकदम से उठ बैठती है और सामने दीवार पर टंगी घड़ी में देखती है तो सुबह की 8 बज रहे थे। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागती है और कंचन को बोलती है, सर को बोलो बैठे, मैं आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से तैयार होने लगती है। पूरे आधे घंटे के बाद जिया तैयार होकर नीचे आती है हॉल में जहाँ रुद्र बैठा होता है। रुद्र जिया को देखता है तो पाता है कि उसके बाल अभी भी भीगे हुए हैं। जिया पर भीगे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। रुद्र उसे बहुत ध्यान से देख रहा था तो उसे ये पता नहीं चला कि जिया कब उसके पास आ गई और उसके बार बार रुद्र सर पुकार रही है। जिया ने रुद्र को होश में लाने के लिए वहाँ रखी उसकी कॉफ़ी में रुद्र की उंगलियाँ डाल दी। रुद्र एकदम झटके से होश में आया और अपनी उंगलियाँ देखती हुई जिया के ऊपर चिल्लाया, ये क्या तरीका है जिया? किसी को जगाते हुए सपने में होश में लाने का यही तरीका है। मैं कुछ सोच रहा था, ऑफिस का बहुत काम है, वही सोच रहा था क्योंकि कल किसी को कुछ बात करनी थी इसलिए मैं यहाँ पहले आया। और कुछ चिढ़ते हुए, तो मिस जिया आपको क्या ख़ास बात करनी थी जिसके लिए आपने मुझे आधी रात को कॉल किया था? जिया, वो सर हम कहीं और चल के बात करें, मुझे शादी के बारे में डिस्कस करना है। रुद्र, चलो कार में बैठो। इतना कहकर वो जाने लगता है। जिया कंचन को बुलाती है और जाने से पहले, देखो कंचन, मैं रुद्र सर के साथ जा रही हूँ, दादाजी पूछें तो बता देना और उनको टाइम पर दवाई और खाना दे देना और कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। इतना सब हिदायत देकर जिया रुद्र के साथ निकल जाती है। रुद्र जिया को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसको बोलता है यहीं वो इसका इंतज़ार करे। तो जिया वहाँ खड़ी होकर रुद्र का इंतज़ार करने लगती है। तभी एक वेटर वहाँ आता है उसके पास और बोलता है, जिया मैम आपको रुद्र सर ने मीटिंग रूम में बुलाया है, और उसको वहाँ का रास्ता दिखाने लगता है। वेटर के दिखाए हुए रास्ते पर जिया जाती है और थोड़ा घबराने लगती है क्योंकि मीटिंग रूम बेसमेंट की तरफ था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मिस जिया बस आगे से दूसरा कमरा है, आप जाकर बैठें, मैं कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लेकर आता हूँ। जिया कमरे में घुसती है। उसके घुसते ही कमरे की लाइट जल जाती है। वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि वो ऐसे किसी भी कमरे में नहीं गई थी, तो वो डर के मारे दरवाजे के किनारे ही खड़ी रहती है। तभी रुद्र अंदर आता है। वो कमरा खाली देखता है तो आश्चर्य से कहता है, कहाँ चली गई ये लड़की? तभी दरवाजे के पीछे से आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ रुद्र सर। रुद्र दरवाजे के पीछे झांकता है और देखकर मुस्कुराने लगता है। हालांकि उससे जोर की हंसी आती है पर वो उसे छुपाकर बस मुस्कुरा देता है और पूछता है, मिस जिया आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? जिया, सर इस रूम में भूत है। रुद्र चौंक कर, क्या कहा? भूत? जिया, हाँ, जैसे ही मैं यहाँ इस रूम में घुसी तो लाइट ऑन हो गई, मुझे तो स्विच बोर्ड भी ढूंढने का मौका नहीं मिला। रुद्र हंसते हुए, अच्छा तो मिस जिया के लिए भूत ने लाइट ऑन कर दी? ऐसा कह करके वो अपना पेट पकड़ के हंसने लगता है। जो रुद्र किसी के सामने मुस्कुराता भी नहीं था, वो आज जिया के सामने हंसने लगता है, जिसे देखकर जिया को बहुत आश्चर्य भी होता है और रुद्र को खुद पर हंसता देखकर उसे गुस्सा भी आता है। तभी रूम की लाइट बंद हो जाती है, जिसके डर कर जिया एकदम से चीख देती है, चीखो मत, लाइट गई है, अभी आ जाएगी। जिया, लाइट नहीं गई है, भूत ने लाइट बंद कर दी है, जल्दी से निकलिए यहाँ से। रुद्र, बिल्कुल चुप, अभी लाइट आ जाएगी, आप बिल्कुल भी मत हिलना। तभी लाइट आ जाती है। तब रुद्र बोलता है, मिस जिया यहाँ CCTV वाली लाइट लगी है, जब भी यहाँ मूवमेंट होगी तब लाइट चलेगी, मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। चलिए
हमारे नायक साहब हंसे और नायिका साहिबा नाराज़ होने के बाद भी कुछ नहीं बोली। अब वो लोग जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स डिस्कस करने, तो चलिए हम भी चलते हैं पढ़ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें। जिया फाइल खोल के पढ़ने लगती है और वो शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। शर्त नंबर 1, ये शादी सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगी। उसके बाद आप दोनों लोगों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होगा। ना मिस जिया मिस्टर रुद्र को पहचानेंगी और ना ही मिस्टर रुद्र मिस जिया को। नंबर 2, जैसा कि शादी की वो वजह है वो दादाजी की बीमारी है, तो ये बात हमेशा आप दोनों के बीच राज रहेगी। दोनों में से किसी के भी परिवार को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और अगर दोनों में से किसी ने भी इस शर्त को तोड़ा तो तुरंत ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा, और जिसने इसे तोड़ा उसके दूसरों को हर्जाना देना पड़ेगा 1 करोड़ का। 3, शर्त के तौर पर या रुद्र द्वारा थैंक यू के तौर पर जिया यहाँ आगरा की कंपनी की मालकिन होगी और उस कंपनी को आज से 1 साल के बाद अपने तरीके से चलाएगी। नंबर 4, आगरा का बंगला जिया के हिस्से में आएगा, क्योंकि ये ऑफिस के पास है इसलिए ये बंगला जिया को दिया जाएगा एलुमिनी के तौर पर। इस 1 साल की शादी के दौरान जिया और रुद्र सबके सामने पति पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाएंगे, पर अकेले में ऐसे किसी भी फर्ज को निभाने से इनकार कर सकते हैं। नंबर 6, शादी के इस साल के दौरान अगर जिया और रुद्र किसी और से कोई भी रिश्ता, मतलब जिया कोई बॉयफ्रेंड या रुद्र कोई गर्लफ्रेंड बनाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाएगा और एक बहुत बड़ा जुर्माना जो भी इस शर्त को तोड़ेगा उसको भरना पड़ेगा। नंबर 7, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के दौरान अगर जिया रुद्र से गर्भवती हो जाती है तो बच्चों पर हक रुद्र का होगा। नंबर 8, इस शादी के दौरान जिया की सारी जिम्मेदारी रुद्र की होगी। नंबर 9, जिया को अपना कैरियर चुनने की, अपने सपने पूरे करने की और रोज़ ऑफिस जाने की पूरी आज़ादी है। जिया ये सब पढ़कर रुद्र से कहती है कि ये 7वीं शर्त जो है वो मुझे मंजूर नहीं है, आपको अपना बच्चा नहीं ले जाने दूंगी। रुद्र, तो मिस जिया आप चाहती हैं मेरे बच्चे की मम्मी बनना? शरारती मुस्कान लिए रुद्र अपनी बात कहता है। जिया रुद्र की बातों में फंसकर एक झटके में जवाब देती है, हाँ, अरे नहीं। रुद्र जिया को फंसा हुआ देख कर बोलता है, हाँ या नहीं? जिया, नहीं। रुद्र, तो फिर इस शर्त के बारे में बात करने से क्या फ़ायदा? जिया, अगर आपकी इस शर्त का फ़ायदा उठाया तो? रुद्र लगभग हंसते हुए, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम मेरे टाइम की नहीं हो, और रही बात फ़ायदा उठाने की, तो तुम भी उठा सकती हो मेरा फ़ायदा। जिया, हाँ, तो मुझे भी आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रुद्र, जब हम दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो डर किस बात की? जिया इस बार कुछ भी नहीं बोलती, बस इतना ही सोच के रह जाती है, सच ही तो है, और वैसे भी ना हम एक साथ रहेंगे और ना ही एक दूसरे के करीब आएंगे। जिया कहती है, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। रुद्र, आपकी कोई शर्त हो तो बता दीजिए, बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? मेरी कोई शर्त नहीं है। जिया एक टूक जवाब देती है। तो फिर दोनों लोग साइन कर लेते हैं। लेडीज फर्स्ट, रुद्र बोलता है और जिया की तरफ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा देता है। जिया पहले साइन कर देती है और फिर रुद्र की तरफ पेपर बढ़ा देती है। रुद्र भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर पर साइन कर देता है। इस तरह से हमारे दोनों किरदार की आपस में शादी हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं इन दोनों में प्यार होगा या टकरार, क्योंकि शादी चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो या सच्ची या झूठी, उसमें टकरार ज़्यादा होती है और प्यार भी होता है। तो हमें भी देखना है इन दोनों के बीच में क्या होता है। तो इस तरह से हमारे रुद्र की शादी जिया से हो जाती है। तो जैसा रुद्र ने कहा था कि पेपर पर साइन करने से पहले वो जिया के मम्मी पापा को मनाएगा, तो अब तो साइन हो गया। पर हमारे मिस्टर रुद्र अपनी जुबान के पक्के हैं। तो पेपर साइन करने के दूसरे दिन सुबह सुबह जिया के फ़ोन की घंटी बजती है। जिया नींद में ही फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सो रही हूँ, बाद में कॉल कीजिएगा। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देती है। ये रुद्र का फ़ोन था। वो जिया को ऐसे बोलते सुनता है तो कान के पास से एक बार फ़ोन हटा के देखता है
कि फ़ोन किसको किया है और दोबारा जिया का नंबर मिलाता है। इस बार रुद्र की बोलने की बारी थी, तो जैसे ही जिया फ़ोन उठाती है रुद्र बोलने लगता है, जिया ज़्यादा नाटक मत करो और चुपचाप 10 मिनट में नीचे आओ, मैं कार में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर तुम आज 10 मिनट में नहीं आई तो मैं तुम्हारे रूम में आकर ज़बरदस्ती तुम्हें उठा दूंगा बेड से। जिया इतना सुनती है और ये कहते हुए फ़ोन काट देती है कि कोई किसी के कमरे में नहीं आ रहा, बस धमका रहे हैं और धमकाना ही तो जानते हैं ये हमेशा से। इतना कहते हुए वो दोबारा मुंह पलट के सो जाती हैं। इधर नीचे रुद्र इंतज़ार कर रहा होता है। जब जिया 10 मिनट में नीचे नहीं आती तो खुद से कहता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, और कार से उतरकर सीधा जिया के कमरे में जाता है और बिना कमरे के दरवाजे को नॉक किए सीधा अंदर घुस जाता है और जिया के बेड पर लेटकर उसकी ओढ़ी हुई चादर उससे छीनकर खुद ओढ़ने लगता है। जिया को जब इस बात का एहसास होता है कि उसके बिस्तर पर कोई है और वो थोड़ा नींद से बाहर आती है, तो खुद के करीब रुद्र की आंख बंद किए लेटी हुई देखती है तो झटके से चिल्ला के उठती है और बिस्तर छोड़कर दूर खड़ी हो जाती है। उसको ऐसा करते देख रुद्र भी बिस्तर छोड़कर अपना कपड़ा ठीक करते हुए खड़ा हो जाता है। इससे पहले जिया कुछ बोलती वो बोल उठता है, मिस जिया, आपको 10 मिनट दिया गया था जो आप बर्बाद कर चुकी हैं, तो आपको और 15 मिनट दिया जाता है तैयार होने के लिए, वरना मैं खुद आपको तैयार करूँगा। ऐसा कहते हुए रुद्र अपनी एक भौहें पर चढ़ा देता है और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। जिया एकदम से बोल उठती है, आप यहाँ मेरे कमरे में कैसे आए और मेरे बिस्तर पर कैसे, और ऊपर से मुझे तैयार करने को कह रहे हैं, तो कर लीजिए मुझे तैयार, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। ऐसा कहते हुए वो अपने दोनों हाथ दोनों साइड में ऊपर उठा देती है। रुद्र जिया की ये बातें सुनता है और बोलता है, ठीक है कर देता हूँ मैं तैयार आपको, आखिरकार मैं आपका पति जो हूँ, मुझे तो आपके नखरे उठाने ही पड़ेंगे ना। ऐसा कहते हुए आगे आने लगता है। जिया रुद्र की सुनती है और तब उसको समझ आता है अभी अभी उसने क्या बोला है। वो एकदम से चिल्लाकर दोनों हाथ बढ़ाते हुए रुद्र की तरफ रुकने का इशारा करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र, ठीक है 10 मिनट में तैयार हो जाओ। जिया, 10 मिनट? आपने तो 15 मिनट बोला था। रुद्र, 5 मिनट इस सवाल का जवाब में बर्बाद कर दिया। ऐसा कहकर वो वहाँ से चलने लगता है और कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर जिया की तरफ मुँह करके मिस जिया और अपनी हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ 2 उंगलियों से इशारा करता है। रुद्र ने ऐसा करने से जिया जैसे होश में आती है और भागकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जिया तैयार होकर बाथरूम से निकलती है और बड़बड़ाती है, अरे पेपर पर साइन किया है तो पेपर पर मेरे पति बने हैं, सच के नहीं, पर हुक्म तो ऐसे चला रहे हैं जैसे पति हों। फिर खुद को शीशे में देखते हुए, अरे जिया, ये तूने क्या किया? जो इंसान बॉस के रूप में इतना खड़ूस है उसी को तूने अपना पति बना लिया। अब देख कैसे कैसे हुक्म चलाएगा और तुम्हें मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानी तो सोचते हुए, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, और जल्दी से लगभग भागते हुए नीचे रुद्र के पास पहुंचती है। रुद्र जिया को देखकर बोलता है, मिस जिया, क्या आप अपने मम्मी पापा से इसी तरह झल्ली की तरह मिलने जाएंगी? ना बाल सही से झाड़े हुए हैं, ना कपड़ों को प्रेस किया है। क्या आप अपने मम्मी पापा के सामने सलवार सूट पहनती थी? जिया रुद्र को देखते हुए, नहीं, जब तब नहीं तो अब क्यों? मैं उनसे उनकी बेटी को मिलवाने ले जा रहा हूँ, और आप ऐसे आफलातून बन के मिलने जाएंगी तो उनको दुख ही होगा। अगर पहले आप आफलातून जैसे ना रहती हों तो। जिया, नहीं नहीं रुद्र, तो फिर जाइए और तैयार होकर आइए जैसे आप पहले उनके साथ रहती थी। जिया रुद्र की बातें सुनती है और चुपचाप तैयार होने चली जाती है, और अंदर ही अंदर उसके कुछ चल रहा होता है। उसको घबराहट हो रही होती है और धीरे धीरे तैयार हो रही होती है। जिया जीन्स टॉप पहनकर वापस नीचे आती है। रुद्र उसको और उसकी घबराहट को देखता है और फिर बोलता है, मिस जिया, ये तो आप अपने मम्मी पापा की बेटी बनकर आ गई हैं, पर अभी आपको मेरी प्रेमिका या बीवी बनकर चलना है। फैसला आपका होगा। जिया, क्या मतलब आपका? रुद्र, देख जिया, जब आप मेरी बीवी या
प्रेमिका बन के चलेंगी तब आपको ये कान खाली नहीं होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप खुश होंगी, अच्छी दिखेंगी, तभी तो आप उनको बिना कुछ कहे समझा पाएंगी कि आप मेरे साथ खुश हैं। आप बिना कुछ पहने हाथ और कान में जाएंगी तो उन्हें लगेगा आप खुश नहीं हैं। तो जाइए, कुछ पहन कर आइए और थोड़ी झूठी सी ही सही मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए। जिया रुद्र की बातों का बिना कोई जवाब दिए बस यंत्रवत तैयार हो जाती है। फिर दोनों रुद्र की कार में बैठकर जिया के घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में रुद्र जिया की तरफ देखता है। वो बहुत घबराई हुई लगती है। उसका चेहरा देखकर उसकी घबराहट का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। रुद्र जिया से, मिस जिया, आप अपने घर का रास्ता बताएंगी? जिया कुछ नहीं बोलती, बस बाहर की तरफ देख रही होती है और रुद्र की बातों का कोई जवाब नहीं देती। रुद्र फिर जिया से पूछता है, मिस जिया, आप अपने घर का रास्ता बताएंगी आप? इस बार भी जिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन इस बार रुद्र थोड़ा तेज आवाज़ में, मिस जिया, घर आ गया आपका। जिया एकदम से ख्यालों से बाहर आती है और चारों तरफ देखती है। फिर रुद्र की तरफ देखती हुई, कहाँ आया है? रुद्र थोड़ा चिढ़ते हुए, मिस जिया, जब तक आप रास्ता नहीं बताएंगी तब तक तो नहीं आएगा। जिया बुझे मन से आग्रह करते हुए, रुद्र सर, वापस चलें क्या? रुद्र जिया से उसकी तरफ देखते हुए लगभग तंज कसते हुए, क्यों? नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है या माफ़ी मांगने की? जिया सर झुकाकर धीरे से, दोनों की। रुद्र, क्यों? जिया, पता नहीं। रुद्र एक हाथ की कोहनी स्टीयरिंग व्हील पर रखते हुए और दूसरे हाथ की कोहनी को ड्राइविंग सीट पर टिकाते हुए, जिया, घबराने की कोई बात नहीं है। एक बार फिर से कहूँगा, गलती की है तो माफ़ी मांगने में कोई ऐतराज़ नहीं है। नज़र छुपाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए मैं हूँ। बस इतना सोचो, आपकी कहीं से लंबी पढ़ाई पूरी करके आप जा रही हैं वापस अपने घर, और माफ़ी मांगने से आप वापस उनका प्यार पा लेंगी। और घबराहट क्यों है? या नहीं कि आपको देखकर गुस्सा करेंगे? हम दोनों मिलकर मना लेंगे। रुद्र की बातों की ये आखिरी लाइन जिया को हिम्मत देती है और वो सामने देखती हुई बोलती है, आगे चौराहे से दाईं ओर मुड़ना है, उसके बाद में दूसरा चौराहा आएगा, वहाँ से बाईं ओर, उसके बाद जो घर आपके दादाजी के बंगले जैसा लगे बस वही है। रुद्र ये सुनकर हैरान होता है और आश्चर्य से, दादाजी के बंगले जैसा? जिया, जी सर, जब मैं आपसे आपके दादाजी के बंगले पर गई तब मुझे पता चला बिल्कुल मेरे घर जैसा आपके दादाजी का घर है। बस वो थोड़ा बड़ा है और मेरा उससे छोटा, पर अगर दोनों को आस पास बनाया जाता तो एक दूसरे का मोनीचेयर लगता। रुद्र का अब मन होने लगता है दादाजी जैसे बंगले को देखने का, क्योंकि उसके लिए एकदम नई और आश्चर्य की बात थी। तो जैसे जिया ने बताया था, उसने कार वैसे चलाना शुरू कर दिया और जैसे ही वो बाईं ओर मुड़ा था, मकान देखकर उसके बंगले की याद आ गई। एकदम उसके दादाजी जैसा बंगला, बिल्कुल वैसी ही बनावट। ऊपर की दूसरी मंजिल पर सामने की तरफ के कमरे से लगी हुई बालकनी, जिससे मुख्य द्वार और सड़क दोनों दिखता हो, और पहली मंजिल पर शीशे की दीवार होती है जिसमें से कोई अंदर से बाहर तो देख सकता है पर कोई बाहर से अंदर नहीं। वहीं दूसरी ओर घर का दरवाज़ा बड़ा तो होता है पर उसके दादाजी के बंगले के दरवाजे से थोड़ा छोटा। रुद्र दरवाजे पर गाड़ी रोकता है और जिया को बोलता है, घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, आओ साथ चलते हैं। ऐसा बोलकर वो उतरता है और जिया की तरफ का दरवाज़ा आज पहली बार खुलता है। फिर जिया खुद जाकर घर की डोरबेल बजाती है। जब घर का दरवाज़ा खुलता है तब सामने कोई 50-55 साल की औरत होती है जिसके बाल जगह जगह से सफ़ेद हो रहे हैं। उसने करीने से जूड़ा बनाया हुआ है और कॉटन की साड़ी पहन रखी है जो उसकी पर्सनालिटी को एक रूप देती है। वो देखने में ममता से भरी लग रही थी पर उनके चेहरे पर एक उदासी ने चादर ओढ़ रखी थी। उनका नाम रंजना है और ये हैं जिया की माँ। उनको देखकर रुद्र बोलना भूल जाता है। उसको लगता है उसकी माँ सामने खड़ी है। तभी वो औरत बोल उठती है, जी आपको किससे मिलना है? रुद्र, हमें आपसे माफ़ी मांगनी है। रंजना, हमें माफ़ी? ये कैसी बात कर रहे हैं आप बेटा? मैं तो आपको जानती भी नहीं। रंजना जी के
इतना कहने पर जिया रुद्र के पीछे से बाहर निकलती। जिया को देखकर रंजना जी एकदम से जिया को पकड़कर गले से लगा लेती हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उनका मुंह बार बार कहने के लिए खुलता है और बार बार बंद हो जाता है, जिससे वो पूछना बहुत कुछ चाह रही हूँ, पर उनकी अभी भी हालत उनको हिम्मत नहीं दे रही हो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, रंजना कौन है बाहर? ये आवाज़ जिया के पापा मिस्टर विक्रम सक्सेना की थी। विक्रम सक्सेना की आवाज़ सुनकर रंजना जी थोड़ा घबरा जाती हैं और अपने बहते हुए आंसुओं को रोकती हैं। फिर जिया को छुपाने के इरादे से दरवाजे की आड़ में लेकर जाती हैं और रुद्र उनकी इस हरकत को देखता है तो उनको रोकता है। नहीं आंटी, हम यहाँ आप सबसे माफ़ी मांगने आए हैं, तो सबके गुस्से और प्यार का सामना भी हम करेंगे। रंजना नहीं बेटा, आप इनका गुस्सा नहीं जानते हैं, कहीं जान से ना मार डाली। रुद्र वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आंटी। फिर जिया की तरफ मुँह करके बोलता है, मिस जिया आप अंदर जाएं घर के, अपने पापा के सामने। रुद्र की बात सुनकर जिया घर के चौखट के अंदर कदम रखती है और विक्रम से सीढ़ियों से उतरते हुए जिया को देख लेते हैं और अपने कदम वहीं रोक लेते हैं जहां वो होते हैं और गुस्से में कहते हैं, यहाँ क्यों आई हो तुम और अब क्या लेने आई हो? जिया डर की जहाँ होती है वहीं ठिठक जाती है और विक्रम जी के सवालों का कोई जवाब ना देकर बस इतना बोल पाती है, पापा। विक्रम जी कोई जवाब नहीं देते और पीछे मुड़कर जाने लगते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, सर ऐसा ना कीजिए, वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएगी। आवाज़ सुनकर विक्रम जी पीछे पलटते हैं और रुद्र को देखकर पूछते हैं, तुम कौन हो? रुद्र जी मैं रुद्र हूँ और मैं वो ही लड़का हूँ जिसके साथ जिया। इसके आगे रुद्र नहीं बोलता, पर बाकी सबके लिए अनुमान लगाना आसान था तो सबने अनुमान लगा लिया कि जिया इसी लड़के के साथ भागी थी। विक्रम जी तो आज तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? जिया आंखों में आंसू भरकर, पापा आपकी बहुत याद आती है, आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, अपने हाथ जोड़ते हुए। और ठीक इसी वक्त रुद्र भी अपने हाथ जोड़ देता है। पर विक्रम जी जितना जिया से प्यार करते थे उतना ही नाराज़ भी थे, तो वो दोनों को अनसुना करके जाने वाले होते हैं। तभी रुद्र फिर बोल उठता है, बच्चे जब गलती करते हैं तब उन्हें रोकना चाहिए, पर जब वो गलती करके आपसे माफ़ी मांगने आपके पास आए तो उन्हें माफ़ भी कर देना चाहिए। यूँ इस तरह से पलट कर जाना नहीं चाहिए। चलिए आप माफ़ ना कीजिए, पर यूँ मुँह मोड़ के ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा आने की हिम्मत ना कर पाए जिया। रुद्र का ऐसा बोलना सुनकर विक्रम जी बोलते हैं, वाह, तो क्या जब बच्चों का मन करे तब गलती कर दें फिर आकर माफ़ी मांग लें कि माँ बाप हैं माफ़ कर देंगे? ये बच्चे कहाँ थे जब ये बाप हर पुलिस स्टेशन, हर रेलवे स्टेशन, हर हॉस्पिटल, हर बस स्टेशन घूम रहा था, जगह जगह ढूंढ रहा था? कभी सोचा है हर डेड बॉडी की जब शिनाख्त करने जाता था तो कितनी बार मरता था, कितनी बार जीता था? कभी सोचा? और आज आ गए माफ़ी मांगने के लिए कि माफ़ कर देंगे, माँ बाप ही तो हैं। कभी सोचा जब लोग पूछते थे कि बेटी कहाँ है तो हर रोज़ नए नए बहाने बनाने पड़ते हैं। फिर जिया की तरफ जाकर कहते हैं, अपनी बीबी रंजना जी की तरफ इशारा करते हुए, कभी इस माँ का सोचा कि जिसको लोगों से मिलने का शौक़ था आज वही लोगों से ना मिलने के बहाने ढूंढती रहती है? कभी सोचा इस माँ के बारे में? जिया सब सुनकर बस रो रही होती है और ये सब सुनकर रुद्र का भी दिल भर आता है और उससे थोड़ा ये समझ आता है कि बच्चे ऐसा कहते हैं तो माँ बाप पर क्या बीतती है। अब उसे थोड़ा अपने दादाजी का गुस्सा भी समझ आता है, पर एक ही पल में वो वापस अपने दादाजी पर गुस्सा होता है कि उन्होंने उसे क्यों तकलीफ़ दी। रुद्र अब बोलने लगता है, मुझे माफ़ कीजिएगा अंकल जी, लेकिन बच्चों के इस तरह के फैसले के लिए कहीं न कहीं आप बड़े भी जिम्मेदार होते हैं। विक्रम जी रुद्र की बातें सुनकर उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। रुद्र फिर बोलना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं था कि जिया ने मेरे बारे में बताया नहीं था आप लोगों को, और आप लोगों ने बस ये सुना कि जिया किसी को चाहती है और सीधे मना कर दिया। क्यों? एक बार आप मिल लेते मुझसे, मेरे बारे में पता लगवाते, खबर लगवाते, मेरे बारे में जानती
कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, किसका बेटा किस खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, पर आपने तो सीधे से ही मना कर दिया था। रुद्र की बात सुनकर विक्रम जी कुछ बोलने वाले होते हैं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उनको खुद जिया के जाने के बाद इस बात का पछतावा हुआ था। रुद्र फिर बोलना शुरू कर देता है। सिर्फ इसलिए वो लड़का गलत हो जाता है क्योंकि वो आपकी बेटी से प्यार करने लगता है, या लड़की गलत हो जाती है कि वो आपके बेटे से प्यार करने लगती है। सिर्फ इसलिए लोग गलत हो जाते हैं और प्यार करना ही गलत है। तो फिर सर आप भी गलत हैं और मैम आप भी गलत, क्योंकि आप भी एक दूसरे से और जिया से प्यार करते हैं। लेकिन आप लोगों का एक दूसरे से प्यार करना और जिया से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन जिया को रुद्र अपनी बात आगे बढ़ाता है। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा बिना मिले मना करने को, कहीं जिया उसके साथ चली गई तो, और उसके बाद अगर मैं कोई जालसाज होता तो जिया मेरे साथ आकर किसी गलत चंगुल में फंस जाती तो, या मैं जिया को छोड़कर भाग जाता तो। यही सोचकर आपने बिना मिले मना कर दिया, पर इसका नतीजा क्या मिला, वो आ गई मेरे साथ। और मैं गलत इंसान होता तो आप ज़िंदगी भर जिया को ढूंढते, या मैं वैसे गंदी बात बोल भी नहीं सकता जिया के लिए। अगर वैसा कुछ हो जाता तो जिस प्यार से पाला था आपने उसे, उस प्यार पर से, इंसानों पर से विश्वास उठ जाता उसका। इतना सुनकर जिया की मम्मी फिर से रोने लगती हैं और वहीं रखे सोफे पर धम्म से बैठ जाती हैं। उनको रोता देख रुद्र उनके पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर बोलता है, आंटी मैं ये बातें आप लोगों को रुलाने या डराने के लिए नहीं बोल रहा, और ना आप लोगों की गलती बताने के लिए बोल रहा हूँ। मैं बस यही समझाना चाहता हूँ कि अगर जिया को किसी से प्यार हुआ तो यकीन मानिए ये आपका ही दिया हुआ प्यार है, जिसने उसे प्यार पर विश्वास रखना सिखाया। तो आप लोगों को अपने प्यार पर विश्वास होना चाहिए, ना कि हमारा इतने सालों का प्यार कल के प्यार के चक्कर में बर्बाद ना हो जाए। रुद्र अपनी बात आगे बढ़ाता है। वो क्या होता है ना आंटी, बच्चों के लिए कपड़े, स्कूल, खाना, ये सब डिसाइड करते करते पेरेंट्स की आदत पड़ जाती है अपने बच्चों के लिए हर फैसला लेने की, पर वो भूल जाते हैं कि कुछ जगहों पर वो भी गलत हो सकते हैं, कुछ फैसले उनके भी गलत हो सकते हैं। और रही खुशियाँ, वो तो भगवान देता है। हम किसी की सारी ज़िंदगी की खुशियों को ना खरीद सकते हैं, ना दे सकते हैं, पर मांग सकते हैं कि ईश्वर सबको खुशियाँ दे। रुद्र थोड़ा रुक कर सबके चेहरे को देखता है। रंजना जी सुबक रही होती हैं और विक्रम जी के चेहरे पर पछतावा दिख रहा होता है। वहीं जिया के चेहरे पर आंसू की धार दिख रही होती है। इस बार रुद्र जिया के पास जाता है, पीछे से उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर बोलता है, अंकल जिया आपकी बेटी है, उसमें आपके दिए संस्कार हैं, तो वो गलत कैसे हो सकती है। हाँ राह भटक सकती है, पर उसका हाथ पकड़कर वापस सही राह पर आप ला सकते थे, पर आपने ही हाथ छोड़ दिया। इतना सब कहकर रुद्र विक्रम जी की तरफ बढ़ता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलता है, अंकल मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे बाहर का इंसान समझकर माफ़ कर दीजिएगा, और ना करना चाहें तो आप मुझे माफ़ तो मत कीजिएगा, पर जिया को ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। और एक बार अपनी बेटी पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये विश्वास ही ना करना ही उसको घर छोड़ के भागने की हिम्मत दिया। अगर आप उसका विश्वास करते तो वो कभी आपको छोड़ने की हिम्मत ना कर पाती। प्लीज़ जिया को ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। फिर जिया की तरफ मुड़कर, मिस जिया मैं आपको आपके अपनों के बीच छोड़कर जा रहा हूँ, दादाजी को मैं संभाल लूँगा। कुछ दिन आप यहीं रहिए और अपने गुनाह की माफ़ी मांगिए। जब तक मिले ना मैं इंतज़ार कर लूँगा। फिर सबकी तरफ मुड़कर, अच्छा मैं चलता हूँ, अब आपकी बेटी आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बीवी है तो लेने ज़रूर आऊँगा मैं। आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप लोग हमारी कहानियों को पसंद कर रहे हैं, सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, नहीं तो आप लोगों से कहानी छूट जाएगी।